स्मार्ट गोल्स जैसा मैंने आपको बताया था, तो हमारा स्मार्ट गोल्स कैसे होने चाहिए, तो स्मार्ट को मैंने क्या किया है, कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हर एक शब्द का मीनिंग। तो इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे ज़िंदगी में जो हम गोल बनाते हैं ऐसे ही कुछ नहीं बना लेंगे। क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी में कोई एक गोल सेट कर लिया तो आप समझ लीजिए कि हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। फिर आप एक एक्शन प्लान बना लीजिए, आधा काम हो गया। और कंसिस्टेंसी यदि नहीं की तो आपका 3/4 काम नहीं होगा, 0 काम हो जाएगा। यानी मेकिंग द गोल, मेकिंग एन एक्शन प्लान, दे ऑल आर फ्यूटाइल if you do not stick to it and you do not follow it consistently. And for this consistency I had told you about self discipline. इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट आपको पहले ही बता दिए थे। तो अब तो सिर्फ उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले मेरे कुछ लेक्चर्स जो देखे उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये देखिए एक कहानी हो जाए, किस्सा हो जाएगा, बात हो जाएगी, कथा कहावत, पतीली खाइए और भाग जाइए, प्रसाद लीजिए। उन लोगों के लिए नहीं है। तो अब जो ये बात चल रही है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और सफल होने के लिए कीमत चुकाना चाहते हैं। दे आर रेडी टू मेक देम अटैच टू द प्रोग्राम दैट दे आर फॉलोइंग। तो हार्डशिप चाहिए। तो बिना मेहनत के, बिना कीमत चुकाए ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। ये बिल्कुल सार्वभौमिक है। मेरे बता लेने से, मैंने आपको पहले बोला है, ना कुछ आपको मिलने वाला है। ब्रह्मा उतराम है, वो भी आपको कुछ बता दें तो नहीं होने वाला है। अनलेस वी स्टिक टू द प्लान, वी फॉलो अ प्लान। तो ये सब हमारे ऊपर देखिए डिपेंड करता है। हम हो या कोई भी व्यक्ति केवल रास्ते बता सकते हैं कि देखिए ये किया जा सकता है। दीज आर द गाइड पोस्ट। ये रही आपके रास्ते के नक्शे हैं। यहाँ जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी, यहाँ जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी। बाकी आपको ढूंढना है कि कौन सी अच्छी चीज़ हमें लेनी है। तो सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, तुलसीदास ने कहा है। तो वैसे ही हमको भी देखे करना है। तो सबसे पहला काम जो मैं कह रहा हूँ कि गोल अच्छा कैसे सेट करें। तो जो सेट करते हैं उनको सब पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बना ले सके। जैसे नहीं आइसक्रीम में फ्लेवर ऐड कर दिए जाते हैं तो अपने स्वादिष्ट लगने लगती है। तो मेक इट मोर डिलीशियस या फैंसीफुल। तो स्मार्ट का मीनिंग मैंने ऐसे लिख दिया ताकि दिमाग में पड़ा रहे। तो स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, यानी जब हम गोल बना रहे हैं तो वो हमारा बड़ा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो गोल मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, मिडिल टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। तो जब भी कोई गोल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं केवल ये बना रहा हूँ कि कल सुबह उठना है, कल सुबह जल्दी उठना है, ये मैंने गोल बना दिया। दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक। कल सुबह 5:15 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, दिस इज स्पेसिफिक। सो बाय मीन स्पेसिफिक जो भी आप, जैसे कल का फ्लेक्सी टाइम टेबल बना रहे हैं कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक। हम 2 घंटे में ये चीज़ पढ़नी है, 2 घंटे पढ़ना दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन 2 घंटे में ये काम है, इतना चैप्टर रिवाइज करना है, इतनी प्रॉब्लम करनी, दिस इज स्पेसिफिक। ऐसे हम IIT में सेलेक्ट होंगे, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी मैंने अपने से प्रण किया कि भाई IIT में, अभी मान लीजिए मैं अपने को एवरेज समझता हूँ कि भाई हम IIT में कम से कम 10,000 के अंदर तो रैंक लाएं। दिस इज़ बीइंग स्पेसिफिक। कोई अंडर 100 का टारगेट कर सकता है, लेकिन फिर उसी ढंग से मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। तो ये ध्यान रखें, हमारी जो क्षमता है और अभी की क्षमता, चूँकि क्षमता हमारी इवॉल्व होती है, धीरे धीरे बढ़ते हुए भी जाती है। तो जो हमारी आज की अभी मौजूदा क्षमता है उसके हिसाब से अपना गोल सेट करना है। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं वो धीरे धीरे बदलते भी जाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल जो हमारे होंगे बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। तो जब हम गोल सेट करें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। जैसे हम मान लीजिए कहीं 4 फुट कूद पाते हैं और हमने टारगेट कर लिया कि कल तक मैं जो है 8 फुट कूद जाऊँगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो मेरे गोल्स होने चाहिए वो जो ऐसे हों कि जो स्पेसिफिक हो। पहली चीज़ तो ये कि लिखें कि मुझे IIT में ये रैंक लानी है, बोर्ड में इतना % लाना है। कल का काम लिख रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम नंबर 25 से लेकर के 55 तक करनी है। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट एनी थिंग दैट यू मेक गोल। सारी चीज़ें जो हम टाइम टेबल बना रहे हैं वो भी हमारा है, और हम ये चूँकि स्पेसिफिक नहीं बनाते इसलिए वो क्या होते हैं, फ्लैटर्ड हो जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। हर चीज़ के लिए आपको एक स्पेसिफिक बनाना है, बिल्कुल स्पष्ट लिखना है। तो बात क्लियर है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी हम किसी चीज़ के अगेंस्ट उसको हम टेस्टिफाई कर सकें। कि जैसे हम
कल को खुद को चेक करना चाहें, जैसे भाई जैसे आपको मुझे किसी चीज़ को कोई बच्चे को बताना हो कि भाई बताइए कि ये अच्छा पढ़ता है ख़राब पढ़ता है, तो हमारे पास अभी मेज़रमेंट का एक तरीका है ना कि हम उसकी मार्कशीट उठा के देखते हैं, तो ग्रेड या नंबर देख के मेज़र करके मुझे पता लग गया। तो ऐसे ही जो मेरा गोल होना चाहिए मेजरेबल, यानी जब हम कल को खुद जज करना चाहें तो मेज़र कर सके, तो स्पेसिफिक हो गया। और मेजरेबल, जैसे मैंने कहा कि इस सप्ताह में मुझे ये 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, आपने लिखा कि 2 सप्ताह में मान लीजिए मेरे फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये ढेर सारे इस मतलब नहीं है, हमारा मेजरेबल भी वो होना ज़रूरी है ताकि कल को मैं किसी यार्डस्टिक के अगेंस्ट उसको कर सकूं। जैसे अगला टेस्ट मेरा होने वाला है, तो अब मेरे 300 नंबर का है, तो 200 नंबर का मैंने बनाया, तो ये मेजरेबल हो गया, इस बार अच्छे नंबर लाएंगे, ये कोई मेजरेबल नहीं। क्लास में टॉप करेंगे, क्लास में टॉप करना इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ध्यान रखें। ये स्पेसिफिक तो है, ध्यान रखें, दिस इज स्पेसिफिक बट इट इज़ नॉट मेजरेबल। चूँकि हो सकता है आपकी क्लास में मान लीजिए एवरेज बच्चे पढ़ते हैं और आप उसमें टॉप ला रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम तो मेरा बहुत सारे बच्चों के बीच में होने वाला है और उसमें हमारे टॉप का कोई हो सकता है असर ही ना पड़े। आप ऐसे समझिए जैसे बोर्ड परीक्षाओं में कितने टॉपर आते हैं, कितने बच्चों के देखें 99%, 98% आते हैं। अगर इनकी संख्या यदि आप पूरे हिंदुस्तान में जोड़ दें तो ये संख्या ही कम से कम 20-25 हज़ार हो जाएगी जो 99% लाते हैं। लेकिन क्या ये सारे 99 वाले आइटम सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं होते ना, 75% वाले भी सेलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा स्पेसिफिक होना है वो एक अलग चीज़ है और मेजरेबल होना एक अलग चीज़ है। तो स्पेसिफिक, हम क्लास में टॉप हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए, पिछली बार मेरे 100 जो भी आए थे, मेरे 80 आए थे, मालूम मैं बहुत कमज़ोर हूँ, गधा बच्चा हूँ, मेरे 80 नंबर आए थे, कोई बात नहीं। अगली बार के लिए मैंने कहा कि मैं नंबर बढ़ाऊँगा नहीं, नंबर लिखें कि मैं अगली बार 100 नंबर लाऊँगा। नाउ दिस इज़ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑल्सो। तो कई बार हम स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल नहीं होते, तो हमारा जब मेजरेबल नहीं तो हम मास्टर पे कैसे हैं? तो इसलिए हमें जो भी गोल बनाने वो मेजरेबल होने चाहिए ताकि कल को मैं खुद देख सकूं, कंपेयर कर सकूं कि जो मैंने डिसाइड किया था मैं उसको अचीव कर रहा हूं, नहीं अचीव कर रहा हूं। हमने पता लगा 1 महीने का टारगेट बनाया कि 1 महीने में मेरे ये चैप्टर हो जाने चाहिए और सब कुछ करके, और हमने नाम नहीं लिखा, हमने सोचा इस महीने खूब पढ़ाई करेंगे, डेली 6-6 घंटे पढ़ेंगे। अब लेकिन हम जो 6 घंटे तो पढ़े कि नहीं पढ़े वो भी नहीं पता, चूँकि हमने उसका भी नहीं बनाया मेजरेबल टाइम टेबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जब लिखने पढ़ने आप बैठते हैं तो लॉग इन टाइम डालिए कि मैं 9:32 पर पढ़ने बैठा, फिर 10:27 पर उठ गया। तो इससे क्या होगा, आपको खुद एक मेजरेबल, आप बाय द एंड ऑफ वीक आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट्स हैव यू एक्चुअली स्टडीड। तो उससे आप कंपैरिजन कर पाओगे, अगली बार के लिए आप एक बेटर टाइम टेबल बना पाओगे। चूँकि हमारा जो एक्शन प्लान है, स्टडी प्लान है, इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग का मतलब कि धीरे धीरे इसमें सुधार भी होते जाएंगे, एक दिन में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, जैसा आपने सुना है। हर अच्छी चीज़ के लिए हमें पहले करना होता है, फिर देखते हैं उसके रिजल्ट मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने मैचिंग का कोई ग्राउंड ही नहीं बनाया है तो फिर हम मेजरेबल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। इस अचीवेबल में वो जो चीज़ मैं बता रहा था कि ऐसा गोल ना बना ले कि जो अभी अचीवेबल ही ना हो। पता लगे अभी आपने ऐसा गोल बना लिया कि जो अचीवेबल से बाहर का, मतलब हमारी क्षमता से बाहर है। जैसे अभी मैं 4 फुट कूदने वाला उदाहरण आपको दे रहा था कि मैं 4 फुट कूद पाता हूँ और मैंने बता दिया कि कल मैं जो है 12 फुट कूदूँगा, तो ये संभव नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँ कि 4 है, मैं कल 4.5 कूदूँगा, ये थोड़ा सा अचीवेबल है क्योंकि आज की मेरी क्षमता के हिसाब से। तो आज ऐसे ही आपकी आज तक की, जैसे मान लीजिए 10th तक आपको पता है या 11th की आपने इस ढंग से पढ़ाई की है, तो आप रातों रात कोई चीज़ ना तो बहुत अच्छी कर सकते ना बहुत बिगाड़ सकते। तो दे टेक सर्टेन टाइम, दे इवॉल्व एट ए सर्टेन पेस। तो हमें उस पेस को समझना है। तो हर वो टारगेट वो बनावे जो अचीवेबल हो। ध्यान रखें, मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर मेरी क्षमता 6 फुट कूदने की तो हम टारगेट बनाएंगे 5 फुट कूदने का, ताकि हम अचीव कर लें तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। हम अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा ना करें, क्षमता या उससे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ऊपर करें। मैंने सोने वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि नींद कम करनी तो आप 10 मिनट कम करने का, 15 मिनट कम करने का प्रोग्राम बनाइए और ऐसा करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ मंथ आपका पूरा प्रोग्राम सही हो जाएगा। पहले ज़माने में विषकन्याएँ बनाई जाती थी, आपको पता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनको बचपन से ही
एक एक रत्ती भर का जहर चटाया जाता था। फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ाते गए और बड़े होते तक वो क्या हो गए, पूरा सांप के से जीभ में कटवा सकती थी और उनको जहर का असर नहीं होता था। उनके शरीर में जहर का असर इतना हो गया कि वो विष कन्या बन गई। तो उनका उपयोग किया जाता था अपने जो दूसरे राजा होते थे, शत्रु राजा, उनको मरवाने के लिए। उनके नाखून तक में इतना खून हो गया, हो गई, दूसरे राजा को काट लिया, मर गया। तो ये लेकिन एक दिन में प्रोसेस नहीं हुआ ना। ऐसे ही हम जो आज अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना। हम धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं। हम अपनी क्षमता के हिसाब से अचीवेबल गोल बनाएंगे। और देखिए, इसके लिए कोई ऐसा गोल्डन रूल, कोई गोल्डन ऐसी किताब नहीं आती कि मैं आपको बता दूं कि ये बेटा तुम्हारा अचीवेबल है। क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हैं, आपको अपनी क्षमता पता, आपको अपने पढ़ने का तरीका पता, आप अपने हिसाब से गोल बनाइए। दिन प्रतिदिन मुझे अपने आप से अच्छा होना है, दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। तो आई हैव टू इवॉल्व माई सेल्फ। तो अचीवेबल बनाइए। फिर रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। रियलिस्टिक से मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो अचीवेबल हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं है ये भी एक, जैसे मैं मान लीजिए कोई कुंवारा आदमी है और वो टारगेट बनाए कि भाई मुझे शादी करनी है अगले साल तक, तो देखिए ही इज़ स्पेसिफिक कि अगले साल तक करनी है और अचीवेबल है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, भाई शादी सभी की होती है। अब लेकिन मान लीजिए कोई बेचारा छोटा मोटा आदमी है, बैंक में काम करता है और उसने बना लिया टारगेट कि मैं जो है हॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री से शादी करूंगा। तो शादी करने तक तो देखिए उसका अचीवेबल है। अब ये जो इसने बना दिया कि मैं जो जाके कैटरीना कैफ से करूंगा, अब ये जो है उसके लिए रियलिस्टिक नहीं, किसी दूसरे के लिए रियलिस्टिक है, उसके लिए रियलिस्टिक नहीं है। तो ऐसे ही हम, मतलब कि हमारे पास अभी साइकिल खरीदने के पैसे और मैंने बना लिया कि मैं कल एरोप्लेन खरीदूंगा, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो ऐसे ही पढ़ाई में पता लगे अभी हमसे 4 गुना भाग सही नहीं होते हैं और टारगेट बनाए बैठे, लिख लिया टेबल पे, आई विल गेट सिक्योर टॉप रैंक नंबर 1 इन IIT। दिस इज अचीवेबल। एवरी एटलीस्ट वन स्टूडेंट एवरी ईयर अचीव्स दैट टॉप रैंक, बट आई एम नॉट दैट स्टूडेंट। अभी हमसे गुणा भाग होते नहीं हैं। तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से, इसलिए हमें बनाना चाहिए रियलिस्टिक कि भाई हम 10,000 रैंक लें। अभी तो हम टेस्ट में केवल 100 नंबर लाना शुरू कर दें। तो इसलिए हमारे टारगेट अचीवेबल और रियलिस्टिक, और हर चीज़ के बीच में अंतर आप देखते जाइए। अगर आप इस ढंग से बनाएंगे, और ये आपको अकेले बनाना है, किसी के सामने बैठ के नहीं बनाना। आप तो एक गुप्त अपनी डायरी बना लो, कोई पढ़ ना ले, आप उसमें पढ़ो। वो अलग बात है कि यदि आप अपने टीचर से और जिससे डिस्कस करना चाहते हो, भाई जैसे मुझे अगर डॉक्टर से अच्छा इलाज चाहिए तो मुझे उसके साथ रोग खुल करके डिस्कस करने पड़ेंगे, तो वो हमें प्रॉपर इलाज बताएगा। लेकिन यदि आप नहीं बताना चाहते हो, अलग बात है। तो दूसरे के साथ शेयर मत करें। मतलब ऐसे कि कई बार दोस्त लोग होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, छोटे भाई बहन उड़ाते हैं, कई बार माँ बाप भी नहीं उस चीज़ को समझते। तो ऐसे केस में आप उसको सेपरेट रखिए। और जिसके ऊपर आपको भरोसा है, कई लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा आता है ना, जाकर चुप्पे जो है भगवान मेरा काम बना देना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर भरोसा उसको आप दिखाएं, उससे डिस्कस करें। और सबसे असली बात, मतलब ये 4 तो हैं ही, ये है सबका बाप, टाइम बाउंड। यानी जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो भी गोल हमने बनाया है, उसकी समय सीमा निर्धारित होनी जरूरी है। यदि समय सीमा निर्धारित नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर सब बेकार है। जैसे अभी आपने के पास 2 साल IIT में सेलेक्ट होने के लिए, और उसके बाद एक, मान लीजिए कोई 11 से अगर तैयारी कर रहा है, कोई 12th से कर रहा है, तो उसके पास 2 चांस हैं उसके पास देने के लिए। अब लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसने टारगेट बना लिया कि मैं जब BSc कर लूँगा उसके बाद IIT की तैयारी करूँगा, तो देखिए उसके पास सब कुछ हो सकता है, मेजरेबल, स्पेसिफिक, अचीवेबल, लेकिन रियलिस्टिक नहीं रह गया। वो IIT का एग्ज़ाम तो पास कर सकता है, लेकिन IIT में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि IIT में एडमिशन तो कब तक मिल रहे हैं, 12+1 के, तो रियलिस्टिक नहीं है उसके लिए। फिर जैसे अभी हमने बना लिया कि हम भी भाई साहब IIT में एक दिन सेलेक्ट होंगे, लेकिन पता लगे वो एक दिन 10 साल बाद आएगा, तो हमारे लिए वो टाइम बाउंड नहीं रहा ना। हर चीज़ को हमें टाइम बाउंड, इसलिए अगर आपने देखा होगा मैंने 1-1 मिनट और इस सब के हिसाब किताब क्यों बताए हैं, क्योंकि टाइम की स्कैरसिटी है। दिस इज़ व्हाट इज़ लिमिटेड सप्लाई में मौजूद हमारे पास। तो हमें टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा कि जैसे मैंने इसलिए बताया ना कि 1 घंटे में मुझे मान लीजिए आज 25 प्रॉब्लम करनी है, तो ये मेरा टाइम सेट हो गया, 1 घंटे में 25 ट्राई करनी है। आवे एक भी ना, वो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 1 घंटे में 25 ट्राई करनी है। हर चीज़ टाइम बाउंड कि अगले 1 महीने में मेरा ये टारगेट है, इस सप्ताह का मेरा ये टारगेट है, 1 साल का मेरा ये टारगेट है। तो हर लक्ष्य को आप अभी
अगले भविष्य के लिए बना सकते हैं कि अभी 2 साल में मुझे आईटी सेलेक्ट होना है, फिर अगले 5 साल में मुझे किसी कंपनी में हायर एजुकेशन में जाऊंगा और किसी कंपनी में सीईओ बनना है, और फिर 50 साल बाद मुझे रिटायर हुए बाद ऐसे ही बना सकते हैं। यानी हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे बन सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक टाइम बाउंड आप बनाइए और उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और हमेशा ध्यान रखें टाइम फ्रेम में, मैंने आपको बताया है, अपने को कांस्टेंट नहीं कर लेना, फंसा नहीं लेना कि हम पता लगे 1 घंटे में कोई काम कर सकते हैं, हमने उसको 50 मिनट में करने की कोशिश किया। नहीं, हम जो काम 45 मिनट में कर लेते हैं हम उसको 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे रिलैक्स मोड में, लेकिन टाइम फ्रेम फिक्स होगा, कंसिस्टेंसी होगी। थोड़ा थोड़ा करो, मैंने आपको कछुए वाली कहानी बताई, थोड़ा थोड़ा करिए आप सफल हो जाएंगे, लेकिन करिए, करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दिस इज़, इसलिए मैंने कहा था कि गोल्स जो भी बनाएं, अब ये चाहे पढ़ाई के हों या किसी भी चीज़ के हों, तो ये गोल्स शुड बी स्मार्ट। तो ये हो गया हमारा कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अब आता है कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट। कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट, तो किसी विषय में कॉन्फिडेंस कैसे फील किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब हमें सब्जेक्ट समझ में आएगा तभी कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन समझ में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो अगर मैं किसी सब्जेक्ट को डिवाइड करूं कि सब्जेक्ट पढ़ने में हमारा क्या क्या होता है, मैं कई पार्ट अगर लिखूं, तो पहला तो मेरा होता है कि जो टीचर जो भी पढ़ा रहा है, यानी पहली चीज़ है रीडिंग। अब वो रीडिंग का मतलब फार्मूला रीडिंग हो सकता है, टीचर पढ़ा रहा है वो हम पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी चीज़ होती है एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो या लाइफ की प्रॉब्लम हो, ये हर चीज़ के लिए है। तो पहले उस चीज़ के विषय में हमने पढ़ा, फिर उस चीज़ को हमने समझा, और फिर जो चीज़ समझी उसको हम ये कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें यदि जुड़ जाएं ये, तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, और जब हमारी लर्निंग कंप्लीट होती है तो हम अपने आप ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हमें अगर कॉन्फिडेंस फील करना है तो हमारी लर्निंग इस कंप्लीट होनी चाहिए। तो लर्निंग में मेरे ये 3 स्टेप हैं। तो अब ज़रा देखिए, जो रीडिंग वाला पार्ट है, रीडिंग यानी जो चीज़ आप अपने आप पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहा है, अगर इस जगह पर जो मेरी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए अंडरस्टैंडिंग 2 प्रकार की है, एक है प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग और एक है हमारी सेकेंडरी अंडरस्टैंडिंग। तो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब हम क्लास में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरे समझ में आ जाएं। तो यानी अंडरस्टैंडिंग 2 पार्ट पर होती है, एक होती है टीचर के पार्ट पर और एक होती है मेरे अपने पार्ट पर, जो समय के साथ धीरे धीरे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यदि आपका प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गया या ना हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सब गड़बड़ होगा। तो मतलब ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला था, उस समय उसमें कोई एक जीन जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया। अब वो बच्चा ज़िंदगी भर चाहे जो कुछ कर ले, वो उस डिसऑर्डर से जो बीमारी पैदा होनी है वो तो पैदा हो गई, अब आप उसको सही नहीं कर सकते। तो जब हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि उस समय 100% क्लैरिटी के साथ बैठना ज़रूरी है, और ये मानते हुए बैठना ज़रूरी है कि मुझे कुछ नहीं आता है। भले ही उस विषय में हमने 10 किताबें पढ़ रखी हो और आता हो, तो भी हमें इस भाव से बैठना कि नहीं आता है, वरना क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो शट ऑफ हो जाता है किसी चीज़ के सीखने के लिए। तो जब पहली बार टीचर ने कोई चीज़ समझाई, आपने पढ़ी और समझ में आ जाती है, और अगर आप क्लास में थोड़ा सा भी अटेंटिव हो जाइए तो ऐसा कोई बच्चा मैंने आज तक स्टूडेंट नहीं देखा जो क्लास में उस चीज़ को नहीं समझ जाता है। इसका मतलब हो कि हमारी समझदारी में कोई कमी नहीं है। तो पहली चीज़ है हमारा रूट पर समझना। रूट का मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग फ्रॉम द टीचर और फ्रॉम द बुक। तो हम मैं टीचर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। तो जब टीचर ने कोई चीज़ समझाई और आपको समझ में आ गई, इसका मतलब प्राइमरी स्टेप हो गया पूरा। अब यदि आपने सेकेंडरी स्टेप ना पूरे किए ये वाले,
तो आप समझ लीजिए कि आप गोता लगा जाएंगे। जब क्लास में बैठते हैं, ये उन्हीं बच्चों की इसलिए कहानी होती है कि क्लास में जब बैठते हैं बोलते हैं सर बड़ा बढ़िया पढ़ाते हो, अब मज़ा आ जाता है और सब एक एक बात समझ में आ जाती है। लेकिन सर जब हम क्वेश्चन करते हैं हमसे होते ही नहीं। ये अच्छे बच्चों के साथ भी होता है, मतलब ये उन बच्चों के साथ भी होता है जो शुरू में अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना गुजर जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन अच्छे वाले बनने ख़त्म हो जाते हैं और एग्ज़ाम में तो अच्छे ही क्वेश्चन आने हैं। तो ये जो समस्या होती है, यानी अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो सबसे पहली चीज़ अपने को ये पूछनी है, अपने से पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि जब टीचर ने समझाई थी तब समझ में आई थी कि नहीं आई थी। अगर नहीं आई थी तो फिर टीचर से दोबारा आपको समझना पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। लेकिन यदि आपको ये अपने आप से उत्तर मिलता है कि यार टीचर ने जब समझाया था तब तो मेरे समझ में आ गया था, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे एंड पर जो जिम्मेदारी आ गई थी एज ए स्टूडेंट वो मैंने सही ढंग से उसका निर्वाह नहीं किया, उसका परिणाम मैं ये भोग रहा हूँ या दुष्परिणाम मैं भोग रहा हूँ। तो जैसे ही टीचर ने समझाया और आपको लगता है समझ में आ गया, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, तो उसके लिए एक काम तो था रिवीजन, ताकि हमारे डेटा बैग में सब पड़ा रहे, वो सारी चीज़ें हो गई। रिवीजन के साथ साथ चूँकि हमें एप्लीकेशन भी सीखना है और जब तक हमारा एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं होगी। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ चुका है, आप होशियार हो, लेकिन अब मुझे चूँकि परफॉर्मेंस भी देनी है तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में वो उस ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिस ढंग से वो सोचते हैं कि मुझे देना चाहिए। उसका कारण है कि जो स्टेप नंबर 2 और 3 है ये कहीं गड़बड़ हो जाता है, और इसमें गड़बड़ इसलिए हो जाता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि हम कोशिश ये करने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करके हम होशियार बन जाएंगे। नहीं भाई, आप ये सोचिए कि हम असली योद्धा किसको कहते हैं। क्या योद्धा वो होता है जो बहुत सारे लाखों लोगों की हत्या कर देता है, जब मिलता है नहीं मिले आदमी इसको मार देंगे, वो योद्धा होता है? नहीं, कई बार तो कमज़ोर आदमी की निशानी होती है कि जब भी कोई मिले तो उसको मार डालो, ये कमज़ोर आदमी की निशानी है। योद्धा वो होता है जिसको हमें मालूम कि जब इसके सामने दुश्मन आएगा तो उठाकर पटक देगा, उसको हम वॉरियर कहते हैं, उसको योद्धा कहते हैं। ऐसे ही हमारा अच्छा, यानी जो हमारा सब्जेक्ट यदि अच्छा कॉन्फिडेंस है तो हम उसको कहेंगे जो प्रॉब्लम नहीं दिन रात लगाता रहता है, एक समय में उसने लगाई है, मेहनत किया है, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट है कि जो प्रॉब्लम आएगी आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इसको क्रैक कर दूंगा, तो वो असली वॉरियर होता है। हमें सोते जगते, यदि मुझे सोते से भी कोई जगाए और उसमें नींद में भी मैं प्रॉब्लम कर लूँ, वो असली वॉरियर होता है। तो बात समझ में आ रही? जल्दी और देखिए, जल्दी और धीमे का प्रश्न नहीं है, हमें प्रॉब्लम करने की क्षमता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जल्दी और धीरे का मतलब होता है तो उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग अलग ढंग से देखते हैं। तो हमें ब्लाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं लगना है, ये मैं बच्चों को बहुत बार समझाता हूँ। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, वो होशियार हो जाते हैं, जो नहीं समझते हैं फिर बाद में वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और परिणाम कम लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना फंसें। सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम करनी है, चूँकि हमें एप्लीकेशन सीखना है, उसके लिए टीचर आपको समझा देते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं, असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, उनको अच्छे से करिए। अब तो ये समस्या से हम कैसे उभरें कि हम, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ब्लाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं जाना कि कुछ भी उठा के कर लें, किसी भी बुक से उठा के कुछ कर लें। टीचर का सजेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो अपने को क्या क्या करना है और किस ढंग से करना है ये देखते हुए चलते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें कि करेक्ट अप्रोच ऑफ हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे आती है, वो कैसे कर सकते हैं। तो करेक्ट मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। तो हमेशा देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जब आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो पहली चीज़ तो है कि जब पूरा चैप्टर हो जाए और टीचर आपसे कहे कि सवाल लगाइए तो ही लगाइए, आप अपने मन से मत लगाइए। फिर जो क्वेश्चन उसने दिए उसको आपने, तो टीचर जनरली आपको इस ढंग से सिखाने के हिसाब से देते कि आप उसको लर्निंग कर लें। अब आ गया मौका जब मेरा प्रैक्टिस करने का होता है, तो हम प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो देखिए प्रॉब्लम कैसे करना है। अपने को पहले अपने को करना है किस ढंग से आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर लेंगे इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल पर।
तो EMD मैं इसको इस ढंग से बोलूँगा, तो इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल में अपने को प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेना है और इसी क्रम में आगे बढ़ना है। मतलब आपको सबसे पहले उस चैप्टर की इजी प्रॉब्लम करनी है। जब इजी प्रॉब्लम कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। हम छोटा सा भी काम कर लेते हैं तो अपन खुश होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हमारा उस काम में करने का मन भी करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, भले ही वो छोटी सी गलती से पोएम से याद है और बाप ये लोग ताली बजाते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, फिर दूसरी पोएम भी हम ये वाली भी पोएम सुनाएंगे। वैसे ही हमारा सबका स्वभाव है, हम छोटी सी भी चीज़ अचीव कर लें, अगर वो अचीव हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेस्ट भी आता है कि यार चलो और कर लेते। तो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी प्रॉब्लम्स। अब जब टीचर असाइनमेंट देगा तो वो तो आपको इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट ध्यान में रख करके ही देगा, लेकिन इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट ये एब्सोल्यूट स्केल पर नहीं है, ये रिलेटिव स्केल पर है। रिलेटिव स्केल से मतलब है कि मेरा इजी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपका इजी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जब मैं किसी चैप्टर पे प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ध्यान दें, मेरे इजी से मतलब है। तो मेरा इजी क्या है, जैसे मैंने प्रॉब्लम पढ़ी, मुझे समझ में आ गई कि कैसे होना है, हो गई, तो दैट इज़ ईजी। दूसरे बच्चे को हो सकता है उसमें डिफ़िकल्टी फील हो। तो इजी का मतलब मेरा इजी होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्कैन किया और एक दो बार में ही दिमाग में स्कैन करने से आ गया कि हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये हो जाएगा, समझ में आ गया, तो आप उसको करना शुरू कर दीजिए। यदि एक बार में आपने पढ़ा और लगता है ये थोड़ा सा दांव पेच वाला है, ये मुझे डॉज कर सकता है, तो आप समझ जाइए कि वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट का मतलब जो पहली बार में देख के डर लगे, ऐसा भी कैसी प्रॉब्लम आ गई, अभी उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः हम करते उल्टा है। तो पहले हमें क्या करना है, इजी प्रॉब्लम करनी है। इजी प्रॉब्लम कर करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अपन मीडियम लेवल की प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। अगर वो हमसे सॉल्व हो गई तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और फिर हम चले जाएंगे डिफ़िकल्ट लेवल वाली प्रॉब्लम की तरफ। तो इस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए आपने इजी लेवल की प्रॉब्लम किया, सॉल्व हो गई। मान लीजिए आपने 5 प्रॉब्लम की और 4 हो गई, एक नहीं आई। तो जो नहीं आई उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस का मतलब कि किस वजह से ये गलत हुई है। तो यदि उसका कंसेप्ट या कुछ गड़बड़ है तो आप जाके वो वाला पोर्शन रिवाइज कर लेंगे फिर से, और फिर पहले तो दोबारा कुछ कोशिश करिए कि शायद आ जाए, ना आवे तो आप उसको नोट से रिवाइज कर लें। नोट्स और सब कुछ समझने के बाद भी ना आवे तो केवल टीचर से कंसल्ट करिए। देखिए टीचर को बिल्कुल आप ऐसा मान के चलें कि जैसे नहीं ब्रह्मास्त्र जैसा होता था, पुराने ज़माने में होता था ना कि जब इतनी मुसीबत फंस गए कि अब कोई औजार काम में नहीं आएगा, तब ब्रह्मास्त्र निकालते थे। वैसे टीचर से हमें तब पूछना है जब या तो मेरे फंडामेंटली गड़बड़, यानी फर्स्ट स्टेप गड़बड़ था, मुझे कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया, या वो समझ में आ गया, अब मेरा अंडरस्टैंडिंग में कई सवाल में गड़बड़ आ रही है। तो अपने लेवल पे पहले पूरा प्रयास कर लीजिए। उसके बाद जब थक हार जाए तब टीचर को से आपको पूछना चाहिए कि नोट्स भी खंगाल लिए, सॉल्व एग्जांपल्स भी देख लिया, उसके बावजूद नहीं आ रहा है, तब आप टीचर से हिंट लीजिए। तब आपके अंदर क्षमता डेवलप होगी क्वेश्चन कर पाने की, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको जाकर के एग्जामिनेशन देना है, टीचर को तो देना नहीं है जाकर के। तो टीचर से सोल्यूशन से आपका फ़ायदा केवल तभी हो सकता है जब आप उस प्रॉब्लम से जूझे हैं। नहीं जूझे होंगे तो आपको कभी जो मेथड इवॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम सब इस काबिल हो जाए कि हम प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल सकें, तो वो क्षमता हमें डेवलप नहीं होगी। तो इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट इस ऑर्डर में बढ़ना है। जिस लेवल पे समस्या, जैसे मीडियम में आपने 5 प्रॉब्लम की और 3 आई, 2 नहीं आई, उनका सलूशन फिर से देखिए। जब तक आपको 5 ना आना शुरू हो जाए तब तक डिफ़िकल्ट की तरफ आँख उठा के नहीं देखना है, ध्यान रखें। इस पर हम तब पहुँचेंगे व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर लेता हूँ। अब लेकिन यदि हमने उल्टा कर दिया, आपने किसी ने उठा लिया कि हम मीडियम लेवल की प्रॉब्लम से करना शुरू करेंगे, तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम आपने किया और 5 में से पता लगे 2 हो गई और 3 नहीं आई, गड़बड़ हो गया, अब कॉन्फिडेंस हो गया लूज। तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि इजी उनसे हो रही, मीडियम हो रही, डिफ़िकल्ट नहीं हो रहे तो परेशान हो जाते हैं, छोड़ दीजिए अभी डिफ़िकल्ट वाली प्रॉब्लम अगर अभी नहीं भी आ रही, ध्यान रखें अभी शुरुआती लेवल पे, शुरुआती मतलब अगर मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो अगर इजी और मीडियम भी हम कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें आप सेलेक्ट ना हो जाएं। डिफ़िकल्ट को हाय तौबा छोड़ दीजिए। तो यदि आपसे डिफ़िकल्ट बन जाती है तो अप्रिसिएट योर सेल्फ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। यदि नहीं बन रही इनिशियल लेवल पे या कम बन रही, जैसे आप 5 प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, 1 बनती है, कोई बात नहीं, 1 बनी, यू शुड फील गुड अबाउट इट।
आपसे कोई नहीं बनी, डोंट फील बैड अबाउट इट, डोंट कंडेम योर सेल्फ, यार तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देते हैं ना। यदि आप इस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि IIT में 1000 तक रैंक लाने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक हो जाएगा। और फिर समय रहते हो सकता है हमारे मेथड जो है वो इवॉल्व हो जाए, बुद्धि समझ में आना शुरू हो जाए। तो यदि इनिशियल लेवल पे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं होती तो डोंट बॉदर, हम धीरे धीरे उस पर अटैक करेंगे। तो जो अभी हमसे हो सकता है, पहला होना चाहिए ईजी। ईजी इसलिए होता है ताकि सब्जेक्ट के बेसिक समझ में आ जाए, और जिसका ईजी हो जाता है वो बोर्ड में कभी फेल नहीं होता है। 75% नंबर हमारे बोर्ड में ईजी तक से आ जाते हैं। जिसका मीडियम लेवल क्लियर हो जाता है वो सब 90% के ऊपर लाते हैं। डिफ़िकल्ट वाले IIT में अच्छी रैंक लाते हैं। तो हमें इस क्रम से बढ़ना है। अभी हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए किसी तरीके से मैं मीडियम लेवल में घुस जाऊँ। 5 प्रॉब्लम करें तो कम से कम उसे 3 हो जाएं, 5 हो जाए तो दैट इज़ वेरी गुड। जब होने लगेगी तभी आई विल मूव टूवर्ड्स डिफ़िकल्ट। ध्यान रखें, अगर 5 में से 4 भी हो रही तो हमें इधर नहीं जाना है। टीचर बताएगा, करवाएगा, अपने प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन उसको लेके हमें निराश नहीं होना है। कहने का मतलब ये है कि निराशा नहीं अपने मन में पाल लेनी है। तो हमें उल्टा क्रम नहीं करना कि मीडियम किया। कई बच्चे तो क्या करते हैं कि डिफ़िकल्ट से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन फ्रॉम द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्या हुआ, पहले प्रॉब्लम किया, आई नहीं, कॉन्फिडेंस हो गया लूज, तो अब वो भागे यार ऐसा करते हैं मीडियम प्रॉब्लम उठाते हैं। अब मीडियम वाले उठाई तो चूंकि यहाँ कॉन्फिडेंट डेंट हो चुका है तो मीडियम वाले में भी हो सकता है 5 किया और 2 ही आई या 1 आई, बाकी नहीं आई। अब तो बिल्कुल हाथ पाँव पसीने छूट गए। अब आके वो इजी लेवल वाले से भी घबराते हैं। इसी को लोग कुछ कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमें पहले गर्म दूध नहीं पीना है, हमें पहले आइसक्रीम खानी ठंडी सी, फिर ये नॉर्मल पानी की तरह पीना, फिर मौका मिले तो गर्म दूध पिएंगे, और नहीं पिएंगे तो हमारी ज़िंदगी इतने तक से भी चल जाएगी। तो आई होप द आइडिया इज़ क्लियर कि सब्जेक्ट में किस तरीके से कॉन्फिडेंस लाना है। दूसरी कुछ चीज़ें थोड़ी सी और ध्यान रखनी है कि जब आप प्रॉब्लम करते हैं तो एक एक प्रॉब्लम का सलूशन मत मैच किया करें। आप ये निकाल लें कि मुझे जैसे 10 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली, इन 10 को पहले सॉल्व कर लेंगे, इन 10 के आंसर मैं मैच करूँगा। और ये देखिए कि पहली बार में 10 में से कितने आपके सही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 10 में से 4 पहली बार में सही आ रहे हैं तो आपकी यानी एफिशिएंसी 40% ही है। इस 40% को मुझे बढ़ाना है। ध्यान दें, हम क्या करते हैं, कई बार उल्टा काम करते हैं। एक प्रॉब्लम किया, पीछे सोल्यूशन मिलाया, नहीं आया तो फिर कुछ गुणा भाग घुमाया और पीछे सोल्यूशन मैच कर गया। इस गलती से अपने को बचना है। इस गलती से यदि आप बचेंगे, हमेशा 10 उठाइए, 5 उठाइए, लेकिन इकट्ठा करिए, बाद में पीछे देखिए। उससे हमें एक्चुअल पता लगेगा कि मेरी एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी हो सकता है। 5 की 5 का आपका कंसेप्ट सही था, सब कुछ ठीक था, कुछ सिली मिस्टेक्स की जिसकी वजह से हो सकता है 5 में केवल 2 ही एक्यूरेट निकली और 3 गलत हो गई, और मुझे आंसर फाइनली जो है वो एक्यूरेट वाले के मिलने हैं, नंबर हमारे अटेम्प्ट के नहीं मिलने हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी तो हमेशा बल्क में प्रॉब्लम करें, 5 करें, 10 करें, बंच में करिए, इकट्ठे आंसर मिलाइए जा करके, फिर जो नहीं आ रहे हैं उनका एनालिसिस रिपीट आकर के करिए और उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक चीज़ ये करिए। दूसरी चीज़, जब भी प्रॉब्लम आपकी फंसती है तो आप तुरंत उसका सलूशन किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू मत जाएं। पहले आप उसका नोट्स पढ़ लें, नोट से खुद अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करें कि क्या सलूशन होना चाहिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति से हेल्प मत लें जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आपके अंदर कभी भी सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। जब थक हार जाएं, यानी जब हम उस प्रॉब्लम का सलूशन, कई बार क्या होते हैं बच्चे जब खासकर जब समूह में काम करते हैं, जैसे 4 बच्चे आपस में काम कर रहे हैं, क्लासरूम में ऐसा होता है, और कोई प्रॉब्लम टीचर ने दिया तो उसको सॉल्व करना शुरू किया। अब कोई चीज़ नहीं आई तो उससे ये होगा ना, हाँ उसने कहा हाँ यही होगा, आपने लगा दिया, आंसर आ गया, खुश हो गए। लेकिन आपने ध्यान से देखिए, आपने कर ली बेईमानी, टीचर के साथ नहीं, अपने साथ में। एक कोई पॉइंट ऐसा था जो आप मिस कर रहे थे, और उसी मिसिंग पॉइंट पर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन रुका था। आपने वो हेल्प तो ले ली अपने दोस्त से। क्या एग्ज़ाम में वो दोस्त ये इस हेल्प को करने आएगा? क्या वो टीचर आएगा? नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आप अपने आप निहत्थे खड़े हो। ध्यान रखें, यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ महाभारत नहीं चल रही कि आप द्रौपदी की तरह आपकी जो है इज्जत लूटी जाएगी तो कोई कृष्ण बचाने आएंगे, नहीं आएंगे। यदि आपके पास अपनी साड़ी नहीं है, यानी आपके कंसेप्ट नहीं है, तो आपकी इज्जत लुटनी है। तो आप ये ध्यान रखें। तो हम वो क्षमता डेवलप करें कि हमें प्रॉब्लम उठानी कैसे, और उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट मेरे अपने पास होना चाहिए।
तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे। फिर हमें नहीं आई समझ में तो हम किसी के आगे भी भीख मांग लेंगे कि बेटा तुम ही बता दो। फिर पूछने में, देखिए पूछने में कोई गुरेज नहीं है। सॉल्व करते समय किसी भी व्यक्ति से यदि आप हेल्प ले रहे हैं, किसी भी कॉपी से ले रहे हैं, दोस्त से ले रहे हैं, आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि सोल्यूशन मेरा एक किसी ऐसे पॉइंट पर टिका था जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मुझे कहीं से हेल्प मिली। मतलब ऐसा है कि हम ऐसे ज्वालामुखी, हो सकता है हम इतने बहुत होशियार बच्चे हैं, हम ऐसे ज्वालामुखी हैं, हम ऐसे बम हैं कि जिसको दिया सलाई दूसरे ने लगाई, आग दूसरे से मिली तो हम फट गए। एग्जाम में बेटा वो दिया सलाई लगाने कोई नहीं आएगा, हमें ही आग भी पैदा करनी है और हमें ही फटना भी है। तो हमें कंसेप्ट भी पैदा करने हैं और सवाल के एक एक स्टेप हमारे दिमाग से आना चाहिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे, अपने साथ ईमानदार बनिए, तो ऐसा करने में आप पाएंगे कि आप 10 प्रॉब्लम भी अच्छे से कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और बिना समझे और ऐसे कि केवल हमें दूसरे दिखाना, आंसर लाने करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहिए, तो वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो हमें खुद का ज्वालामुखी बनना है जिसमें आग बाहर से कोई नहीं लगा रहा है, हम अंदर से ही आग पैदा करेंगे और बन के लावा फूट पड़ेंगे और आईटी का एग्ज़ाम फोड़ करके निकलेंगे। तो यदि आपने ये छान लिया तो ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ में सफल होंगे और आपकी अपनी ओरिजिनलिटी होगी, आप उधार का काम नहीं करेंगे। तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। तो ये हमारा एक दूसरा जो पार्ट था, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ सीरीज़ का पहला पार्ट था जिसमें जनरल बताई थी, फिर सब्जेक्ट रिलेटेड बताई है। तो अभी इसको अपन रोकेंगे। इसके बाद अगर किसी को किसी विषय में थोड़ी बहुत समस्या हुआ करेगी तो वो प्रश्न मुझसे पूछ लेगा, उसका वीडियो लेक्चर मैं बना दूंगा। वरना अब कुछ महीनों बाद में जब मुझे रिवीजन मोड में आना होगा तब रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी सीरीज़ हम लोग तब उस समय के लिए तब बनाएंगे। इस दौरान आपको कोई समस्या आती, किसी बात पे होती है तो आप हमेशा पूछते रहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो मैं आपको हमेशा आपको हेल्प करता रहूँगा। लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो लगेंगे नहीं उनको नहीं मिलेगा।